Hello, welcome to Legal Awareness web series. इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट तो पुराना है, लेकिन ये जो अचानक एक बार फिर उसमें गर्मी आ गई, वायलेंस हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं, 200 के करीब फिलिस्तीनी मार दिए गए, जिनमें 58 बच्चे हैं। 10 इजरायली भी मर गए, जिसमें 2 बच्चे हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सिविलियंस के मारे जाने, बच्चों के मारे जाने के बिल्कुल विरुद्ध है, उसको कंडेम करती है, चाहे वो बच्चा इजरायली हो, वो सिविलियन इजरायली हो या फिलिस्तीनी हो। ये जो अभी मामला हो रहा है, ये 2014 के बाद का सबसे बड़ा मामला है। इजराइल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है। फिलिस्तीन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रोम स्टैट्यूट कहते हैं उसे, उसको एक्सीड कर लिया था 2015 में। इजराइल ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं माना, उनके आका अमेरिका ने भी नहीं माना, और उनके परम मित्र भारत ने भी नहीं माना। जब कोई देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टैट्यूट को ज्वाइन ना करे, उसका मतलब यह है कि वो ये चाहता है कि अगर उससे इंटरनेशनल क्राइम्स हों, उन पे उनकी लायबिलिटी ना हो। भारत ने तो कोई ऐसे इंटरनेशनल क्राइम्स नहीं किए, लेकिन अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा कई इस तरीके के केसेस मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर ने 2014 में जो वार क्राइम्स इजराइल ने किए थे, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा झगड़ा इस पूरे मसले में यह है कि इजराइल तो एक फुल फ्लेज स्टेट है, 1948 में वजूद में आया, 1949 में यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया, और अमेरिका जो विश्व की सबसे बड़ी पावर है यूनिपोलर वर्ल्ड में, वो इजराइल के पीछे सॉलिडली खड़ा है। पूरा विश्व देख रहा है कि डेमोक्रेट्स के आने से, बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल में कोई चेंज नहीं आया। सैंडर्स ने कुछ कुछ बातें कही, कुछ लिबरल डेमोक्रेट्स भी, सीनेटर्स भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड कि पैलेस्टाइन आज भी एक स्टेट नहीं है। इंटरनेशनल लॉ में अगर आप स्टेट नहीं है तो आप बहुत ही वीक ग्राउंड पर हैं। लेकिन पैलेस्टीनियन का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यह इंटरनेशनल लॉ में पूरी तरह रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और यह माना जाता है कि वो रह रहे हैं एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के तहत। 2012 में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस ने नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया। कुछ और अभी इसके बारे में बात होगी। और जब यह दिया था स्टेटस, तो जनरल असेंबली ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि जल्द फिलिस्तीन एक फुल फ्लेज स्टेट बनेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि भारत यह चाहता है कि एक संप्रभु, सॉवरेन, आजाद, इंडिपेंडेंट और वायबल पैलेस्टाइन बननी चाहिए। भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन में यकीन रखता है। 38,000 पैलेस्टीनियन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट पिछले 8-10 दिन से चल रहा है, इसमें डिस्प्लेस हो गए। बहुत एविडेंस है कि इजराइल जो कर रहा है वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या फिलिस्तीनियों को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को तो बार बार अमेरिका ने माना है, लेकिन क्या फिलिस्तीनियों को भी अपने दिफा का हक है इंटरनेशनल लॉ में। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का मकसद पोजीशंस लेना नहीं है। जाहिर है कि लॉ को बताते वक्त और समझाते वक्त
कोई भी टीचर जो लॉ का होगा वो पर्सपेक्टिव सामने रखता है और अपने ऑडियंस को छोड़ देता है कि वो उसमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, क्योंकि जब तक कॉन्टेक्स्ट सामने नहीं रखी जाती तब तक लॉ अच्छी तरह समझा नहीं जा सकता। वो एक बहुत बोरिंग डिसिप्लिन। मैंने अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में स्टोरी टेलिंग स्टाइल अपनाया है, इसलिए मैं लॉ को एक कहानी की तरह बताता हूं। तो आइए लॉ पे आते हैं। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साफ तौर पे वॉर को खत्म करना चाहता है एज अ मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। यूएन की अगर प्रिएम्बल भी पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो 2 जंगे अजीम हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, विश्व युद्ध हुए, इनके बाद अब अगर दुनिया में पीस लानी है तो फिर शांति होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। इसलिए आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 यूएन चार्टर का कहता है, ऑल मेंबर स्टेट शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स against the territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of United Nations. Customary international law में अनजस्ट वॉर और जस्ट वॉर का एक डिस्टिंक्शन था। जस्ट वॉर को सही माना जाता था। अब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो है वो वॉर को लिजिटिमेट मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं मानता। अगर यह बात है तो फिर कैसे कोई देश अगर उसके ऊपर हमला हो जाए अपने को डिफेंड करेगा? तो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 अपनी जगह है, लेकिन एक और आर्टिकल है आर्टिकल 51। जब तक दोनों को मिला के नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा कि किसी भी मुल्क को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस किस तरह मिलता है, वो क्या राइट है। आइए आर्टिकल 51 पढ़ते हैं। नथिंग इन द प्रेजेंट चार्टर shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if armed attack occurs against a member of the United Nations। और ये राइट उसका होगा जब तक सिक्योरिटी काउंसिल ने उस पर कोई डिसीजन नहीं ले लिया, और ये राइट उसका होगा टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनहेरेंट राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। एक तरफ चार्टर कह रहा है कि आप फोर्स यूज नहीं करेंगे, एक तरफ चार्टर कह रहा है वॉर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ चार्टर कह रहा है कि यह सब कहने के बावजूद अगर सेल्फ डिफेंस का मुद्दा आ जाए तो वो राइट इंडिविजुअल को भी होगा, एक देश को भी होगा, जैसा इस वक्त इजराइल क्लेम कर रहा है इंडिविजुअली, और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस भी हो सकता है। 1990-91 को याद कीजिए, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया। अब कुवैत पे कब्जे के बाद जो सद्दाम हुसैन पर अटैक हुआ, जिसे पहली गल्फ वॉर कहते हैं, उसमें एक अमेरिका नहीं था, सारे देशों ने मिलकर उस पर अटैक किया। यह कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज थी। 1999 की एग्जाम्पल देता हूं, यूगोस्लाविया का मामला है। कोसोवो में जो कुछ हुआ, जुल्म और बर्बरियत, उस पर फिर नाटो ने जो इंटरफेयर किया वो एक्सरसाइज थी कलेक्टिव राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। 9/11 के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान पर अल-कायदा के खिलाफ जो कार्रवाई की वो सेल्फ डिफेंस में उसे जस्टिफाई किया। सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन नंबर 1368, 12 सितंबर 2001 को।
अब बर्डन ऑफ प्रूफ जब कोई कंट्री राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, ये ऑयल प्लेटफॉर्म का केस है ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें यह कहा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस स्टेट पे होगा जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है कि वो ये कहे कि उसके सामने एक बहुत बड़ा आर्म्ड अटैक उसके खिलाफ था और उसको अपने दिफा में ये करना पड़ा। क्या है आर्म्ड अटैक? किस चीज को आर्म्ड अटैक कहेंगे? जो मस्जिद अक्सा में हुआ पत्थर फेंकना, वो आर्म्ड अटैक था? क्या किसी मुल्क की एम्बेसी पर, सिफारत खाने पर, दूतावास पर अटैक कर दिया जाए तो वो आर्म्ड अटैक माना जाएगा? 7 अगस्त 1998 में अमेरिका की एम्बेसी कीनिया और तंजानिया में बॉम्ब अटैक हुआ, 250 लोग मर गए। 20 अगस्त को अमेरिका ने क्रूज मिसाइल अटैक किया अफगानिस्तान में और सूडान में उन ग्रुप्स के खिलाफ, बिन लैडेन के, जिनके बारे में यह एलिगेशन था कि ये इन्वॉल्व थे इस एम्बेसी अटैक में, और यूएसए ने कहा कि वो अपना राइट अंडर आर्टिकल 51 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है। अब जो ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो समझने का नुक्ता है वो ये कि इजराइल स्टेट है और पैलेस्टाइन स्टेट नहीं है, तो क्या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जिसका अमेरिका जिक्र कर रहा है, और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर पिछले 21 साल के अमेरिका के 5 सबसे बड़े अखबारात देख लिए जाएं तो 350 के करीब आर्टिकल लिखे गए जिनमें इजराइल्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का जिक्र हुआ, और सिर्फ 2 जगह पैलेस्टाइन के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का जिक्र आ रहा है। क्योंकि इजराइल मेंबर स्टेट है यूएन का, एक राज्य है, एक कंट्री है, एक देश है, तो उसको यह राइट है। तो क्या यह राइट नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ है? क्योंकि इस वक्त इजराइल पर जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, जो फिलिस्तीन की हुकूमत है, वो नहीं कर रही। वो नॉन स्टेट एक्टर है हमास। ये अलग बात है कि पीएनए, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, इतनी कमजोर है कि वो हमास को कंट्रोल नहीं कर सकती। इंटरनेशनली हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। निकारागुआ वर्सेस यूएस 1986 का जजमेंट है। यहां मसला यह था कि निकारागुआ अमेरिका के खिलाफ गया क्योंकि अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा था रिबेल्स को। आईसीजे ने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सेप्ट नहीं किया जब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो और वो असिस्ट कर रही हो रिबेल्स को इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स और लॉजिस्टिकल सपोर्ट या अदर सपोर्ट। इजराइल पैलेस्टाइन की एग्जाम्पल देता हूं। 2004 का मामला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एडवाइजरी ओपिनियन मांगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। मसला था जो इजराइल वॉल बना रहा था वेस्ट बैंक में। इस केस को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल केस, 2004 का है। इजराइल का आर्गुमेंट यह था कि वो वॉल इसलिए बना रहा है ताकि वेस्ट बैंक में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं उनको चेक करे और उसके सिटीजन्स पर सुसाइड अटैक ना हो। 2000 से इजराइल ने यह वॉल बनानी शुरू कर दी। दूसरी इंतिफादा हो रही थी और इजराइल ने वॉयलेट कर दी वो ग्रीन लाइन जो 1949 में बताई गई थी कि यह इजराइल की बाउंड्री है और यह पैलेस्टाइन की बाउंड्री है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने
14-1, 14 जजेस एक तरफ, सिर्फ एक डिसेंटिंग ओपिनियन। उन्होंने कहा कि ये इजराइल की जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये इलीगल है और इस वॉल को डिमोलिश किया जाए। और कोर्ट ने कहा राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट अनदर स्टेट है, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एक्टिविटीज और थ्रेट्स विच आर नॉट इंप्यूटेबल टू अनदर स्टेट। ये तो इजराइल पैलेस्टाइन का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपकी सुप्रीम कोर्ट की तरह काम नहीं करता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ज्यूरिसडिक्शन जब ही मिलता है जब दोनों मुल्क उसके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट बाइंडिंग सिर्फ पार्टीज पे होता है, सिर्फ उसी केस में होता है, वो कभी नजीर नहीं बनता, प्रेसिडेंट नहीं बनता। और इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के एडवाइजरी ओपिनियंस जो आते हैं उनकी बहुत अहमियत होती है। वैसे तो आपको मालूम है कि इंटरनेशनल लॉ जो है म्युनिसिपल लॉ के मुकाबले, डोमेस्टिक लॉ के मुकाबले एक वीक लॉ है। कुछ लोग तो उसे लॉलेस लॉ ऑफ नेशंस कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि मेरे कलीग शकील समदानी इंटरनेशनल लॉ पढ़ा के जब आते थे तो मैं कहता था हां भाई पढ़ा है लॉलेस लॉ ऑफ नेशंस। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्सेस युगांडा 2005 का जजमेंट दे रहा हूं। यहां पे भी सेल्फ डिफेंस का मामला आया। 9/11 का मैंने आपको बताया कि 9/11 में राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हुआ 1368। अब ये जो है ये नॉन स्टेट एक्टर है, अल-कायदा नॉन स्टेट एक्टर है। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप 2006 के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर है 1701। यहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने जो हिजबुल्लाह ने अटैक लेबनान से इजराइल पर किया उसको भी कंडेम किया और जो इजराइल ने ऑफेंसिव की उसको भी कंडेम किया। तो मुद्दा फिर यह बचता है कि इस वक्त अगर हमास अटैक कर रहा है तो अर्लियर ओपिनियन तो यह है कि क्योंकि हमास एक स्टेट नहीं है, पैलेस्टाइन एक स्टेट नहीं है, तो सेल्फ डिफेंस शायद उनके खिलाफ एक्सरसाइज नहीं हो सकता। लेकिन 2001 के अल-कायदा पे जो अटैक अमेरिका ने किए अफगानिस्तान में, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक्स की, उनसे ये एग्जाम्पल मिलती है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी कुछ सिचुएशंस में जहां टेररिज्म किया जाए राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मौजूद रहता है। अब पैलेस्टाइन का मामला यह है कि मैंने आपको बताया कि पैलेस्टाइन तो एक स्टेट नहीं है, तो जो स्टेट नहीं है क्या उसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होगा? 1982 का यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन जो मैंने इंट्रोडक्शन में रेफर किया था, अब मैं उसको स्पेसिफिकली उसकी एक दो लाइन पढ़ रहा हूं। UN General Assembly resolution asserted the legitimacy of the struggle of people for independence, territorial integrity, national unity, and liberation from colonial and foreign dominations and foreign occupation by all available means, including armed struggle। अंडरलाइन कर लीजिए ये दो वर्ड, आर्म स्ट्रगल। यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है। अगर किसी की लिजिटिमेट स्ट्रगल है आजादी के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, अखंडता को बचाने के लिए, किससे आजादी? कॉलोनियल एंड फॉरेन डोमिनेशन से। तो वो यूज कर सकता है सारे तरीके
इंक्लूडिंग आर्म्ड स्ट्रगल, हथियारों का इस्तेमाल। यह वो रेजोल्यूशन है जिसमें फिलिस्तीन का नाम 11 बार आता है। कैलकुलेट कर लीजिए। और यह वो रेजोल्यूशन है जिसमें साफ तौर से यह बात कही गई कि फिलिस्तीन इज अंडर फॉरेन एंड कॉलोनियल डोमिनेशन। अगर पैलेस्टाइन एक फॉरेन और कॉलोनियल डोमिनेशन के तहत है तो उन्हें आजादी का, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने का, नेशनल यूनिटी बचाने का, लिबरेशन पाने का कॉलोनियल पावर से हक है, इंक्लूडिंग राइट ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल। सारी बात इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस पे खत्म नहीं हो सकती। पैलेस्टीनियंस को भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। यह बात हो गई। अब आखिरी बात, इजराइल का राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो अनडिस्प्यूटेड अब हो गया, तो क्या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में जुल्म भी करने का अधिकार है, बर्बरियत भी करने का अधिकार है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी करने का अधिकार है, सिविलियंस को भी मारने का अधिकार है, बच्चों को भी मारने का अधिकार है? अब यहां लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उतनी ही फोर्स आप यूज करेंगे जितनी आपके खिलाफ यूज हुई। डोमेस्टिक लॉ में भी अगर आप ले लें, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है इंडियन पीनल कोड में, सेक्शन 96 से 106 तक, उसका भी यही प्रिंसिपल है कि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में आप दूसरे को मार भी सकते हैं, लेकिन उतनी ही फोर्स यूज करेंगे जितनी आपके खिलाफ हुई है। पत्थर फेंके जाने के खिलाफ गोलियों की बौछारें नहीं होंगी। गो के मस्जिद अक्सा में यह बात सही है कि रबर बुलेट ही इस्तेमाल की इजरायली फोर्सेस। लीगैलिटी ऑफ थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स केस है 1996 का, यह भी एडवाइजरी ओपिनियन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। यहां भी प्रोपोर्शनैलिटी की बात आई। मुद्दा यह था कि क्या कोई मुल्क न्यूक्लियर वेपन रख सकता है? आईसीजे ने कहा कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ के तहत ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो मना करता हो न्यूक्लियर वेपन को रखने के लिए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यकीनन इजराइल को है, पैलेस्टाइन को भी है। सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल प्रॉब्लम को होल्ड करने के लिए होना चाहिए, दुश्मन को इलिमिनेट करने के लिए नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नहीं हो सकते। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत अपार्थाइड नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिका मॉरल अथॉरिटी वर्ल्ड की बनना चाहता है, तो जैसे चाइना ने कहा कि यह बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अमेरिका के वीटो की वजह से, अमेरिका के डिसएग्रीमेंट की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतने बड़े मसले में एक वॉइस में नहीं बोल पाई। जो 2 दिन पहले उनका सेशन हुआ उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस मसले का एक ही हल है, वो हल जो भारत के प्रधानमंत्री ने कई साल पहले कहा, फिलिस्तीन में जाके कहा। भारत के एम्बेसडर ने 2 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा, 2 नेशन सॉल्यूशन। इजराइल भी एग्जिस्ट करे, फिलिस्तीन भी एग्जिस्ट करे। बहुत से मुसलमान वो कहते हैं साहब कैसे हम मान लेते 1948 में 55% टेरिटरी दी जा रही थी हमारी इजराइल को, 45% हमें दी जा रही थी। मसलहत होती है कुछ। अगर 1948 में एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टाइन बन गया होता एक मुल्क, और उस मुल्क ने अगर तरक्की कर ली होती, तो आज फिलिस्तीन एक पावर होता।
जिस तरीके से आज एक नॉन स्टेट स्टेटस है, एक टेरिटरी है, ऐसा ना होता। मैं ये समझता हूं कि अक्सर मसलहत में प्रॉब्लम को जल्दी हल करना बेहतर होता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। आपका के लाइक्स इस चैनल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ा हमारे लिए फेवर है। थैंक यू वेरी मच।